आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजरायली हमले में मारे गए अली लारिजानी ईरान में कितने ताकतवर थे। आतंकी साजिश के आरोप में अपने नागरिकों की गिरफ्तारी से झंझलाया यूक्रेन। इजरायली हमले के वक्त बेटी के घर में थे लारिजानी, बॉडीगार्ड्स की भी गई जान। हार्मोज के अटैकर्स पर टूट पड़ा अमेरिका, ईरानी मिसाइल केंद्र पर गिराए 5000 पाउंड के बकर बस्टर बम। मैं जिंदा हूं, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राजदूत के साथ डाला नया वीडियो। ईरान में यूएस की बमबारी से नाराज ट्रंप के अफसर का इस्तीफा। दुबई में मिसाइल हमले की कोशिश, एयर डिफेंस ने किया नाकाम। रूस ने पाकिस्तान को ऑफर किया सस्ता तेल, लेकिन रख दी ऐसी शर्त। शूटिंग पर 7 घंटे खड़ी थी ऐश्वर्या राय, नहीं चाहती थी साड़ी पर पड़े सिलवटे। और कुलदीप यादव का लखनऊ में ग्रैंड रिसेप्शन, सीएम योगी भी पहुंचे। ईरान ने देश की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौत की पुष्टि की है। बीबीसी पर्शियन के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने एक बयान में कहा कि उनके साथ ही उनके बेटे परिषद के उप सुरक्षा प्रमुख और उनके अंगरक्षक भी मारे गए हैं। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इस्राइल कात्ज ने सोमवार को हुए हमले में लारिजानी के मारे जाने का दावा किया था। इजरायली मीडिया की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अली लारिजानी और उनके बेटे एक अपार्टमेंट में थे जहां उन पर हमला किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मिजोरम में अवैध सीमा पार करने और कथित आतंकी गतिविधियों से जुड़े आरोपों में 6 यूक्रेनी नागरिकों समेत एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। सातों आरोपियों को कोर्ट ने 11 दिन की एनआईए की हिरासत में भेज दिया। इस बीच अपने नागरिकों की गिरफ्तारी पर यूक्रेन ने विरोध जताया है और उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत को आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा है। साथ ही अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई और उन्हें काउंसलर पहुंच देने की मांग की है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की प्रेस सर्विस के अनुसार 13 मार्च 2026 को मिजोरम में 6 यूक्रेनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि उन्होंने बिना विशेष परमिट के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया और भारत म्यांमार सीमा को अवैध रूप से पार किया। यूक्रेन का कहना है कि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो इन नागरिकों को भारत या म्यांमार में किसी अवैध गतिविधि से जोड़ता हो। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के सीनियर और कद्दावर नेता अली लारिजानी की मौत हो गई है। यह हमला तेहरान के उत्तर पूर्व में स्थित परदेश इलाके में हुआ, जहां लारिजानी अपनी बेटी के घर पर मौजूद थे। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपने सचिव अली लारिजानी की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। इजराइल के इस हमले में लारिजानी के बेटे मुर्तजा लारिजानी, उनकी डिप्टी अली रेजा बायात और उनके कई बॉडीगार्ड्स भी मारे गए। इजराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम देकर सीधे तौर पर ईरान के सुरक्षित माने जाने वाले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। लारिजानी की बेटी के घर के अंदर हुई इस हत्या ने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही खींचातान अब आर पार की जंग में बदलती दिख रही है। दुनिया भर में तेल की सप्लाई करने के लिए सबसे खास रास्ता माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवाने के लिए अमेरिका ने अपनी ताकत झोंक दी है। खबर है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के उन मिसाइल अड्डों पर हमला बोला है जहां से समंदर में चलने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा था। इस हमले में अमेरिका ने अपने तरकश के सबसे खतरनाक हथियार यानी 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुद एक्स यानी ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ईरान के तट पर बने मजबूत मिसाइल ठिकानों को इन भारी भरकम बमों से तबाह कर दिया गया। असल में ये वही ठिकाने थे जहां से ईरान की एंटी शिप मिसाइल अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बनी हुई थी। बता दें कि ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया था जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इस वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी थी और समुद्री रास्तों पर डर का माहौल था।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और वीडियो पोस्ट कर बताया कि वह जिंदा है। नेतन्याहू का नया वीडियो ऐसे समय में आया है जब इंटरनेट पर उनकी मौत की अफवाहें तेजी से फैल रही है। नेतन्याहू ने नए वीडियो से साजिशों वाली थ्योरी को खत्म करने की कोशिश की है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने उन्हें मार दिया। इस बार वीडियो में नेतन्याहू के साथ इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी भी थे। वीडियो में हकाबी के साथ किसी अज्ञात इमारत में चलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि मैं जिंदा हूं। उन्होंने अपनी मौत को लेकर चल रहे अजीब ऑनलाइन दावे पर तंज कसते हुए कहा कि हमने हाथ की 5 उंगलियों के साथ हाथ मिलाया। इससे पहले नेतन्याहू के एक वीडियो ने इंटरनेट में तूफान मचा दिया था। यूजर ने वीडियो को एआई जनरेटेड बताते हुए नेतन्याहू को लेकर सवाल उठाए थे। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि वीडियो में नेतन्याहू की 6 उंगलियां दिखाई दे रही है, जो एआई से होने वाली गड़बड़ी है। अमेरिका में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जोसेफ केंट ने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में केंट ने कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई तत्काल खतरा नहीं था, लेकिन इजराइल के दबाव में आकर अमेरिका ने यह युद्ध शुरू किया। उन्होंने कहा कि वह इस युद्ध का समर्थन ईमानदारी से नहीं कर सकते। केंट इस मुद्दे पर इस्तीफा देने वाले ट्रंप प्रशासन के पहले बड़े अधिकारी बन गए हैं। बुधवार को दुबई के आसमान में उस समय हलचल मच गई जब ईरान की ओर से आई मिसाइल और ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इस दौरान रोकी गई मिसाइलों के टुकड़ों को शहर के कुछ हिस्सों में गिरता देखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई और जोरदार धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। बाद में दुबई प्रशासन ने साफ किया कि ये आवाजें सफल एयर डिफेंस कार्रवाई की वजह से थी। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि उसके सिस्टम ईरान से आए खतरों का जवाब दे रहे थे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। ईरान जंग के बीच रूस अपना तेल बेचकर खूब मुनाफा कमा रहा है। वैश्विक तेल सप्लाई बनाए रखने के लिए अमेरिका ने रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दे दी है, जिसके बाद दुनिया भर के देश रूसी तेल खरीद रहे हैं। मध्य पूर्व से तेल सप्लाई में आई रुकावट की वजह से रूसी तेल की कीमतें काफी बढ़ गई है। भारत भी रिकॉर्ड कीमत पर रूसी तेल खरीद रहा है। इस बीच खबर है कि रूस ने पाकिस्तान को सस्ता कच्चा तेल ऑफर किया है। पाकिस्तान में रूस के राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने कहा कि रूस और पाकिस्तान को रियायती दरों पर तेल सप्लाई करने के लिए तैयार है और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की अपील की है। मंगलवार को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खोरेव ने पाकिस्तान को यह ऑफर दिया, साथ ही शर्त रखी कि अगर पाकिस्तान औपचारिक तौर पर रूस से संपर्क करता है तो रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल बेच सकता है। आज से 2 साल पहले एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला ने नागा चैतन्य से शादी रचाई थी। एक्ट्रेस का वेडिंग लुक काफी वायरल हुआ था। शोभिता ने अपनी शादी के मौके पर खास ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी थी, लेकिन जिसकी चर्चा देश भर में हुई, एक बार जो शायद आप नहीं जानते वो ये है कि शोभिता से पहले एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने यही ज्वेलरी अपनी फिल्म पेनियन सेल्वन में पहनी थी। इस बारे में हैदराबाद के एक लेगेसी ज्वेलरी हाउस की प्रतीक्षा प्रशांत ने बात की है। प्रतीक्षा ने उन ज्वेलरी आइटम पर काम किया था। बाद में शोभिता धूलिपाला ने इन्हें अपने ब्राइडल लुक के लिए चुना। एक बातचीत में प्रतीक्षा ने कहा, शोभिता ने हमारी ज्वेलरी पिक्चर में पहनी थी और फिर उन्होंने अपनी शादी पर उसे पहना। जब हम पिक्चर में साथ काम कर रहे थे तो वो शुरुआत से ही एकदम क्लियर थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी उनकी शादी होगी वो ये ज्वेलरी पहनेंगी। उन्होंने आगे बताया, फिल्म में भी वो बेमिसाल लग रही थी। उनका अपना स्टाइल है और वो बहुत स्टाइलिश है। उनका टेस्ट भी बढ़िया है। इसी ज्वेलरी को पहले ही ऐश्वर्या राय ने कैरी किया था और वो 7 घंटों तक खड़ी रही ताकि उसकी साड़ी की सिलवटें खराब ना हो। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की शादी के बाद मंगलवार को लखनऊ में उनका भव्य रिसेप्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्रिकेट दिग्गजों के साथ मशहूर राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा देखने को मिला। कुलदीप यादव ने 14 मार्च को अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ शादी की थी। वह शादी उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई थी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी क्रिकेटर कुलदीप यादव के रिसेप्शन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कुलदीप और वंशिका को आशीर्वाद दिया और क्रिकेटर के परिजनों के साथ फोटो भी खिंचाई।